कल आज 60 बताना है, कल 59 तक बता दिए थे ना, 59 अनुच्छेद तक बता दिए थे राष्ट्रपति का, ठीक ना। देखो राष्ट्रपति का अनुच्छेद इसी ट्रिक पे चलता है बेटा, प का नी को का दू यो द स म। अच्छा ये है 52, क्या है 52, ये 53, क्या है 53, ये 54, ये 55, ये 56, 57, 58, 59, 60, 61। देखो पद से राष्ट्रपति के पद का विवरण अनुच्छेद 52 कहता है कि अनुच्छेद 52 कहता है बेटा कि राष्ट्रपति के पद का विवरण किया गया अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, अर्थात कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवरण देता है, जो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 29 गो राज्य के निर्वाचित सदस्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचित सदस्य बता दिए थे। कौन कौन शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में, कौन कौन शामिल निर्वाचक मंडल में नहीं होते, बताए थे ना आपको। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अनुच्छेद 55 कहता है कार्यकाल, क्या कहता है कार्यकाल का, सॉरी अनुच्छेद 55 कहता है कोटा, क्या कहता है कोटा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति को जीतने के लिए एक निश्चित भाग का मत चाहिए, जो अनुच्छेद 55 में विवरण किया गया, ठीक ना। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 कहता है एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार हो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, संविधान में इसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। मान लीजिए अभी द्रौपदी मुर्मू है, महामहिम है, अभी बनी है 26 जुलाई या 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किए बेटा, तो 25 जुलाई से 5 साल तक अपने पद पे रहेंगे, ठीक है ना। 5 साल के बाद यदि उनको फिर से बनना है तो फिर से चुनाव में खड़ी होंगी, राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर जीत जाती है तो फिर बनेंगी, हो सकता है अगला 5 साल के बाद फिर वो जीत जाए, फिर राष्ट्रपति रहेंगी, हो सकता है अगला 5 साल के बाद फिर जीत जाए, फिर राष्ट्रपति बनेंगी। संविधान में उनको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, पर अमेरिका में है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकता। किसके बाद हुआ था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद। वो कैसा राष्ट्रपति था? लंगड़ा। कैसा था? लंगड़ा। कितनी बार बना था? 4। कितनी बार? 4। तगड़ा राष्ट्रपति था लंगड़ा पर तगड़ा था, याद रखना। हाँ समझो ना, बहुत तगड़ा था, ऐसी नहीं 4 बार बना था, तगड़ा होगा तभी ना। देखो अमेरिका महान इसलिए नहीं है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए महान नहीं है। अमेरिका, कोई भी देश महान तब बनता है जब उसके नागरिक महान होते हैं। अभी बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब हार गए थे और जो बाइडेन जीत गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप बोला था कि हम राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेंगे। आया था ना न्यूज कि हम राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेंगे। चुनाव में धांधली हुआ है, रूस धांधली करवाया है, रूस की वजह से हम चुनाव हारे। अरे ससुरा, तुम विश्व का महाशक्ति और रूस कैसे तोरा हरवा देगा अमेरिका में? पुतिन बैठा हुआ है मॉस्को में, तू बैठा है वाशिंगटन डीसी में, है। अब मॉस्को से बैठ के तोरा पुतिन हरवा देगा अमेरिका में? देखो अजीब अजीब बयान देता है सब। मतलब सोचो कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो, जिसको बोला जाता है विश्व का प्रथम नागरिक, विश्व का सबसे शक्तिशाली नागरिक। अमेरिका के राष्ट्रपति को यही ना बोला जाता है। अब विश्व का सबसे सुरक्षित घर कौन है? व्हाइट हाउस। सोच लो, विश्व का सबसे सुरक्षित घर व्हाइट हाउस को माना जाता है। व्हाइट हाउस के ऊपर से पक्षी को भी उड़ने का इजाजत नहीं है। वहां पे एक रे छोड़ा जाता है, रे, है समझे ना, इंफ्रारेड रे। क्या छोड़ा जाता है? इंफ्रारेड रे, है समझे ना। उसको छोड़ा जाता है, यदि उस एरिया में पक्षी भी उड़ती रहेगी ना तो उस रे की वजह से गिर के मर जाएगी। इतना सुरक्षित माना जाता है, सोच लो व्हाइट हाउस को। और बोल रहा है बैठ के कि हम व्हाइट हाउस खाली नहीं करेंगे। तो अमेरिका के पब्लिक पूरा रोड पे आ गई, अब पहुंच गई व्हाइट हाउस के पास, नहीं खाली करेगा। और कैसे तू खाली नहीं करेगा? हो हमारे राष्ट्रपति के जो बाइडेन हटा दिया, तुरंत खाली करना पड़ा उनको, अपनी बीबी के साथ में तुरंत खाली करना पड़ा उनको। कोई भी देश महान तब बनता है जब वहां के नागरिक समझदार। हमारे भारत की तरह नहीं, जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, संप्रदाय के नाम पे लड़ रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। ऐसे देश महान नहीं बनता है। सुन, कभी ऐसे देश महान नहीं बनेगा, कतई नहीं बन सकते हो महान। जब तक अपने अंदर से जातिवाद को खत्म नहीं करोगे तब तक महान नहीं बन सकते। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो टैलेंट होता है ना वह जाति देख के नहीं आती। अगर टैलेंट जाति देख करके आती तो संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एससी समुदाय से नहीं आते, कोई फॉरवर्ड समुदाय से होते। हाँ सुनिए, कोई भी टैलेंट समुदाय देख करके नहीं आती। अगर टैलेंट आती समुदाय देख करके तो बॉलीवुड का अगला महानायक शाहरुख खान ना होकर के अभिषेक बच्चन होता है। पता कि नहीं होता? क्योंकि उसके पिता क्या है? महानायक है। तो उनके पुत्र को भी महानायक होना चाहिए, पर उनके पुत्र को एक्टिंग आती ही नहीं है। एक्टिंग का नाम 0 सन्नाटा है। ऐसा ना देखो शाहरुख खान को लोग लाख विरोध कर लें, हम मानते हैं आप उनका विरोधी हो सकते हैं, पर उनमें टैलेंट है, इसको आपको मानना पड़ेगा। वो जो एक्टिंग कर देगा, यकीन मानो अभी बॉलीवुड में अच्छे एक्टर से एक्टिंग नहीं होगा। देवदास मूवी देखे उसकी? देवदास देखना क्या एक्टिंग किया है।
देखना देवदास में एक्टिंग का कौन सा पैरामीटर ऊपर कर दिए हैं, समझे। चक दे इंडिया देखो, उनका एक्टिंग का कौन सा पैरामीटर पार कर दिए। अशोका द ग्रेट मूवी देखो, एक्टिंग का कौन सा पैरामीटर पार कर दिए। हम इसलिए नहीं बोल रहे, हम मेरे नज़र में वो बहुत अच्छे एक्टर है। इंसान अच्छे हो या ना हो हमको उसको फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे भी इंसान है यार, कोई बुरा इंसान नहीं होता है, ठीक है ना। लोग उसको बुरे बना देते हैं अपने फायदे के लिए। अगर इतना ही मुस्लिम लोग बुरा है भारत में, तो फिर अदानंद सामी को बीजेपी सरकार क्यों दे दी यहाँ की नागरिक। वह अदानंद सामी जो 1971 के बाद में उसका बाप आगरा पे बम गिराया था। अदानंद सामी का बाप एयर फाइटर प्लेन का पायलट था, पाकिस्तानी एयर फोर्स के फाइटर प्लेन का क्या था, पायलट था। और उसके बेटे को आप नागरिकता दे रहे हैं, मतलब हमारे देश के लोग बुरे हैं और पाकिस्तान वाले अच्छे हैं। बाहर राजनीति रिश्ता तो कुछ कहलाता है। सोचो राजनीति, सोचो, मतलब मेरे देश के भाई बहन बुरे हैं और वो आ गया एक एक्टर, उसको हम दे दिए नागरिकता, वो बहुत अच्छा है। तो इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना। किधर तो क्या पूरे दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं 57 में, क्या कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बने उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, बन सकता है, ठीक है ना। 58 में क्या था, योग्यता क्या था, योग्यता में क्या था, वह भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। अब किसी दूसरे देश का तो नागरिक, आप एक बच्चा पूछा था कि एंग्लो इंडियन बन सकता है, बेटा हम पढ़ाए हैं, एंग्लो इंडियन भारत का नागरिक होता है, किस अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है, सब लिखवा दिए हैं। आ समझो ना, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है माँ या बाप में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, उस आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिलती है, वह भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका, वह लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता, ये बताते ना, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। लाभ का पद मतलब तो किसी नौकरी में नहीं है, एक नौकरी को लाभ के अंतर्गत नहीं रखा जाता, वह नौकरी प्रोफेसर की, किसकी है, प्रोफेसर की। जैसे आपको याद होगा यहाँ पे एक ओबरा नहीं सॉरी गो विधानसभा में एक पूर्व विधायक हैं प्रोफेसर रणविजय कुमार सिंह, है ना, आपको विधायक भी रह चुके हैं, वह प्रोफेसर है। अब प्रोफेसर रहते हुए विधायक भी रहते हैं, प्रोफेसर से रिजाइन नहीं देते हैं, वो दोनों काम एक साथ में करते हैं। प्रोफेसर का पद लाभ का पद के अंतर्गत नहीं आता है, प्रोफेसर समझ रहे हो ना। देखना उनका बैलेट पेपर पे भी लिखा होता है प्रोफेसर रणविजय कुमार शर्मा या रणविजय कुमार सिंह लिखा रहता है, प्रोफेसर लगा करके लिखते हैं जब उनका प्रचार होता है, प्रचार जब इलेक्शन का होता है, ऐसा समझना, वो प्रोफेसर है मगध यूनिवर्सिटी में, उनका कोई मतलब ही नहीं है कि वो लाभ के पद पे है, प्रोफेसर को लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्लियर है। अच्छा, योग्यता हो गया। दशा में हम क्या बोलते थे, वह पागल और दिवालिया ना हो, ठीक ना, वह बैंकरप्ट ना हो, बैंकरप्ट का मतलब वही दिवालिया, मतलब नीरव मोदी ना हो, मेहुल चौकसी ना हो, कि माल्या ना हो, इस तरह का लोग ना कि बैंक का पैसा लेके विदेश भाग गया, ठीक ना। दूसरा क्या बताए थे दशा में, कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गया हो, अगर निर्वाचित होने से पहले अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा, अर्थात विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, विधानसभा या विधान परिषद, तो जब वो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाते हैं तो उसी समय से उनकी संबंधित सदन की सदस्यता खत्म मानी जाती है। क्लियर हो गया। वह पागल और दिवालिया ना हो, इसमें भी आ जाता है लाभ का पद। तीसरा अगला पॉइंट बताया था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उस कंडीशन में उनका वेतन, भत्ता या उनकी जितनी भी फैसिलिटी मिल रही उस समय कम नहीं किया जाएगा। अगर कम करने का प्रावधान है तो कब किया जाएगा, जब अगला राष्ट्रपति आएगा तब किया जाएगा। जब हम द्रौपदी मुर्मू जो बनी है, महामहिम जो बनी है, हमारी महामहिम माता जो बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनका वेतन अब कट नहीं होगा, ऐसा समझे ना, उनका वेतन कट होने वाला नहीं है। अच्छा, उनको जितना भी भत्ता मिलने वाला अब कट होने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि निर्वाचित हो चुकी है। जब 5 साल तक अब उनको कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ फेरबदल करना चाहते हैं उनके वेतन में, उनके भत्ता में, उनके फैसिलिटी में, तो यह संशोधन कब लागू होगा, अगला राष्ट्रपति पे लागू होगा। जो आने वाले हैं, जो अभी हैं, उन पे लागू नहीं है। क्लियर हो गया ना, पॉइंट क्लियर हो गया। चलो, इस शपथ से पढ़ाना ना, देखो 2 मिनट शपथ और महाभियोग समझा देते हैं। हल्ला मत करना, 15-20 मिनट ज्यादा होगा क्लास, ठीक ना। महाभियोग समझाएंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 शपथ का विवरण है। किसका विवरण है, शपथ का, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से देखो, शपथ का क्या है, विवरण है। राष्ट्रपति को कौन शपथ, देखो अनुच्छेद 60 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के शपथ संबंधित बातों का विवरण किया गया। राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं बेटा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना बेटा। जो उस समय रहेंगे वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का कार्य कौन करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जो तत्काल में भी कौन है, नहीं, अभी तत्काल में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है,
एनवी रमन द्रौपदी मुर्मू का शपथ दिलवाते एनवी रमन ना, ठीक ना। अभी तत्काल में कौन है, कौन है रे? चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। अभी जो तत्काल में एनवी रमन्ना के बदला, ठीक है ना। तो भारत के देखो शपथ कौन दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। पर यह भी तो हो सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हो सकता है कि शपथ ग्रहण के समारोह में ना हो, उस समय कहीं बाहर चले गए हो, या उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, या वह आने योग्य नहीं हो। कुछ भी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। जब राष्ट्रपति का शपथ समारोह चल रहा है तो परिस्थितियां कुछ भी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश देश से बाहर हो उस समय, या हो सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश आने में असफल हो। आने में असफल इसलिए हो कि ताकि उनका स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य सही नहीं हो, वह भारत के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब किसी भी तरीके से अगर यह व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए, कब? राष्ट्रपति के शपथ समारोह में, तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? तब राष्ट्रपति को देखो यहाँ पे देखो 30+1, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 30, और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो इन पे वरिष्ठता का क्रम चलता है। किसका क्रम चलता है? वरिष्ठता का क्रम चलता है। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इस 30 गो पैनल में, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। समझो ना, कौन दिलवाएगा? जो उस समय सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश के बाद, वही क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। क्लियर है? फिर से समझो, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उस कंडीशन में, उस दशा में मुख्य, देखो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे धर लो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 30 होते हैं अन्य न्यायाधीश। क्या होते हैं? 30 अन्य न्यायाधीश, ठीक ना। इन 30 न्यायाधीशों का क्रम चलता है, वरीयता क्रम चलता है। देखो वरीयता क्रम ऐसे चलेगा 30, 29, 28, 27, 26, 25, ऐसे ऐसे करते 5, 4, 3, 2, 1। तो वरिष्ठता पे एक पे कोई होगा ना, मान लीजिए वरिष्ठता पे एक पे अल्फा होंगे। क्या होंगे? अल्फा। तो यही अल्फा महोदय राष्ट्रपति को शपथ, जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले। मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलवाएंगे, भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। किधर बताएंगे बेटा? सुप्रीम कोर्ट में आने दो, बताएंगे, सब बताएंगे। किधर हो गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? शपथ में कोई दिक्कत? अब देखो 61 में महाभियोग है। क्या है? महाभियोग। ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिए ना तो समझो कि राष्ट्रपति समझ जाओगे। ध्यान से समझना, एक ही बार में समझने का कोशिश करना, ठीक है? देखो आर्टिकल 61 महाभियोग। देखो समझो, ध्यान से समझो। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो उनको एक प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। वो कोई अरे गरे व्यक्ति नहीं होते कि उठा करके पद से भी दो, ऐसा नहीं होता। महामहिम देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, उनको हटाने की एक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति को हटाने का एक संवैधानिक तरीका होता है, उस संवैधानिक तरीके को महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को हटाने का तरीका होता है महाभियोग। अब देखो महाभियोग क्या होता है। सबसे पहले याद रखना कि महाभियोग राष्ट्रपति पे कब लगता है। तो महाभियोग राष्ट्रपति पे 2 कंडीशन में लगता है। पहला, जब वह संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का अतिक्रमण करे, अतिक्रमण करे, क्रमण करे। दूसरा, जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम ना हो, सक्षम। तब देखो 2 कंडीशन। पहला कब? जब वह व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण करे, इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान का अतिक्रमण क्या होता है? संविधान के अतिक्रमण का मतलब है बेटा कोई ऐसा कार्य जो संविधान के दायरे से बाहर जाकर के आप करने लगे, जिसका संविधान में विवरण नहीं है,
उस काम को अगर करने लगे तो उसको कहते हैं संविधान का अतिक्रमण। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 61A में किया गया। किसमें क्या है? 61A में। अगर पूछेगा कि संविधान के अतिक्रमण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 61A में है। राष्ट्रपति पे लगने वाला महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 61 में। अच्छा, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगने का कितना दशा? 2 दशा। कितना? 2। पहला, जब वह संविधान का अतिक्रमण करे। दूसरा, जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन संवैधानिक तरीके से ना करे। तो इन 2 दशाओं में राष्ट्रपति पे महाभियोग लग सकता है। अब लगेगा तो देखो क्या होता है। तीसरा पॉइंट याद रखो, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है समझना। बस अभी याद रखो कि पूछेगा क्वेश्चन कि महाभियोग निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्ध न्यायिक मतलब पूरा न्यायिक नहीं है, इसमें आधा ही न्याय होता है, पूरा न्याय नहीं। क्यों नहीं होता है अभी हम समझा देते हैं, ठीक है ना। अभी समझ में नहीं आया, जब पूरा समझा देंगे समझ में आएगा। महाभियोग कैसी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्लियर है। अब देखो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की याद हो गया। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग। किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग। अच्छा, महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। अच्छा, महाभियोग कितने आधार पे लगता है? 2। कितना? 2। पहला संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण उल्लेख 61A। उल्लेख 61A। दूसरा, जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे तब उसमें महाभियोग का प्रक्रिया लगता है, ठीक है ना। अच्छा, महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अब देखो महाभियोग कैसे लगता है, समझ लो, एकदम इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नहीं समझा पाते हैं, भाग जाते हैं, स्किप करते हैं। बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। कैसे लगता है देखो, ठीक है ना। ध्यान दो कैसे लगेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया ना बेटा, तो याद रखो 90% लोग गलती मार के आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगर महाभियोग से पूछ दिया तो 90% लोग गलत मार के एकदम सिंपल समझाते हैं, तोड़ के एकदम आराम से समझ जाओ। आराम से, कोई भी टेंशन ना लेना है, तुरंत एकदम समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखो, भारतीय संसद ऊपर हो गई बेटा। अच्छा, संसद के कितने सदन? लोकसभा और राज्य। यहाँ तक सब पता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? महाभियोग किसी भी सदन में ना लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाइए या इसकी प्रक्रिया आप चाहे जिस सभा में लाए, इस पे कोई बैंड नहीं है। जब लाना है तो लोकसभा में लाना, जब लाना है तो राज्यसभा में लाना, ऐसा कुछ नहीं है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जा सकता है। क्लियर हो गया? आइदर लोकसभा और राज्यसभा, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन से स्टार्ट होती है? ऑप्शन मारना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में, ठीक ना। मतलब दोनों में से किसी में से, या तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा। यह कहीं संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में सीधा वर्णित है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका वर्णन यह नहीं कि जब आएगा तो लोकसभा में पहले आएगा तब राज्यसभा में जाएगा, या जब आएगा तो राज्यसभा में पहले आएगा तब लोकसभा में जाएगा, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। यह संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बोलो। क्लियर? अब मान लो तुम ही बताओ हम किस सदन में लेके आए? लोकसभा में लेके आते हैं या राज्यसभा में? चलो लोकसभा में लेके आते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ लाया गया? लोकसभा। यहाँ महाभियोग आ गया। कहाँ आ गया? महाभियोग, ठीक ना। अब महाभियोग आ गया ना बेटा, महाभियोग लाने से 14, देखो इसको सूचित कर, 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। किसको? राष्ट्रपति। किसको? कि महामहिम आप पे महाभियोग की प्रक्रिया आने वाली। कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? 14 दिन। परंतु उस सूचना पे, किस सूचना पे? जिस पे महाभियोग की प्रक्रिया आ रही है, उस सूचना पे संबंधित सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। जैसे मान लो हम राष्ट्रपति, इधर लोकसभा, इधर राज्यसभा, ठीक है ना। तुम लोग हमको हटाना चाहते हो तो हमको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चाहिए। हमको मालूम चलना चाहिए ना कि मेरे ऊपर महाभियोग लगने वाला है, तो हमको तुम सूचना दो। क्या दोगे? सूचना। और उस सूचना जो लिखित रूप से मिलेगा, जितना तुम लोग हो, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी रहे? 545। ऐसे 552 होता है, पर वर्तमान में 545 है, ठीक ना।
तो 545 के 1/4 सदस्यों का सूचना होना चाहिए। कितना? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर। लिख के दोगे ना कि महामहिम आप पे महाभियोग की प्रक्रिया हमारे लोकसभा संसद के लोकसभा सदन में लाया गया है, इसके लिए आप पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई। उस सूचना पे कितने सदस्यों का हस्ताक्षर? 1/4। कितने सदस्यों का? 1/4। कितना दिन पहले सूचित करना होता है? 14 दिन। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से कितना दिन पहले सूचित करना पड़ता है राष्ट्रपति को? 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। महाभियोग वाली सूचना पे संबंधित सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर? 1/4। 1/4। 1/4। 1/4। कितना दिन पहले सूचित करना पड़ता है? 14 दिन। कितना दिन पहले? 14 दिन। कितना दिन पहले? 14 दिन। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? अब उनको सूचना मिल गया कि वो हम पे गेम बजने वाला है। अब जया छह। देखो अर्धन्यायिक कैसे करते हैं, देखो ध्यान दो। अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है महाभियोग, ध्यान देना। 14 दिन पहले हम उनको क्या कर दिए? सूची दे दिए। सूचना वाले पेज पे कितने सदस्यों का हस्ताक्षर? 1/4 सदस्यों का, संबंधित सदन का, इधर लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से आए उससे 1/4। अब देखो आगे यहाँ पे, अब लोकसभा उस देखो अब लोकसभा उस महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करेगी। क्या करेगी? पारित करेगी। जब पारित करेगी तो अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, कितना बहुमत? 2/3 बहुमत से पारित करेगी। अर्थात जो वह महाभियोग की प्रक्रिया पारित होगी 545, अभी कितना? 545। 545 के 2/3 मतलब 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 धर लो, 182 सदस्य। सदस्य को काटोगे नहीं ना, पूरा पूरा लिया जाता है। मतलब उसपे 182 दूनी कितना हो गया? 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16, 2 3, 364 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए कि हम इस महाभियोग की प्रक्रिया को सेटिस्फाइड करते हैं, हम इस महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करते हैं, तब जाकर वह महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में पारित समझा जाए। समझाया? क्लियर हुआ? फिर से हम कहा महाभियोग की प्रक्रिया लेकर आए हैं? लोकसभा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना? 545। अच्छा, महाभियोग लाने से कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? 14 दिन। कितने दिन पहले? 14 दिन। उस सूचना पे संबंधित सदस्यों का कितना हस्ताक्षर? 1/4। मतलब 545 गुने 1/4, इतने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस सूचना पे। वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, उनको सूचित करने के लिए आपका महाभियोग की प्रक्रिया लगने वाली है, आप सावधान हो जाइए। अब आप जाने वाले हैं, या लगेगा पास होगा तो जाइएगा, नहीं पास होगा तो बचिए, ठीक है ना। जब उनको सूचित कर दिया तो लोकसभा अपने सदन में पारित करेगी, उस अधिनियम को क्या करेगी? पारित करेगी। जब उस प्रक्रिया को पारित करेगी तो कितने सदस्यों का सपोर्ट होना चाहिए? कुल सदस्यों का 2/3। 545 गुने 2/3, 364 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तब जाकर वह महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में पारित समझी जाएगी। लोकसभा क्या कर दिया? पारित कर दिया। अगर 2/3 सदस्य यदि वोट नहीं दिए तो लोकसभा में प्रक्रिया क्या हो जाएगी? खत्म। राज्यसभा जाएगी ही नहीं, लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया खत्म। बात समझ में आया? अगर 2/3 सदस्य यदि आपके सपोर्ट में वोट दे दिए महाभियोग के सपोर्ट में, तो यह पारित होकर कहाँ जाएगी? राज्यसभा। कहाँ जाएगी? राज्यसभा। अभी तक राष्ट्रपति के पास कुछ हक नहीं है, अभी तक राष्ट्रपति के पास कुछ हक नहीं है। लोकसभा उनसे पूछा नहीं कि आपने ये काम किया है, लोकसभा कुछ नहीं पूछा है। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में अपना पक्ष रखने का हक होता है। पहले सदन से पार हो गया, कहाँ चला गया? दूसरे सदन। दूसरा सदन इसका जांच कराएगी। क्या कराएगी? जांच। पहला कराएगी जांच। यहाँ राष्ट्रपति को या तो खुद उपस्थित हो सकते हैं, देखो, या अपने अधिकारी को भेज सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में। अगर न्यायिक होती सर तो लोकसभा में उनका पक्ष सुनता कि नहीं सुनता है? अगर न्यायिक प्रक्रिया होती महाभियोग तो लोकसभा भी उनका पक्ष सुनता कि नहीं सुनता है? तुम लोग सीधे हमको हटाने का प्रस्ताव ला दिया, पहले मेरा भी तो पक्ष सुनो कि हम चलवा के काहे मारे हैं इतना, तब ना हमको हटाओगे हैं? तो यहाँ पे मेरी प्रक्रिया नहीं सुनी गई, मेरी प्रक्रिया राज्यसभा में सुनी जा रही है। तो न्याय हुआ, अर्ध न्याय हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्याय। समझाया भैया? आप पारित करके भेज दिया, हमसे पूछबे नहीं किए कि हम किए कि नहीं किए। वाकई में हम किए हैं, अतिक्रमण किए संविधान का, हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हमको भी अपनी सफाई में कुछ कहने तो दे, तब ना मेरे साथ न्याय होगा। आप उठे फट से पारित कर दिए सूचना देकर के। पहले क्या किया? 14 दिन पहले सूचना दिया 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ, उसके बाद 2/3 कुल बहुमत से क्या कर दिया? पारित। अब पारित करके कहाँ भेज दिया? राज्यसभा। राज्यसभा पहले क्या करेगा? उसमें जो आरोप लगा उसका जांच कराएगा। क्या करेगा? जांच। राज्यसभा में राष्ट्रपति या तो खुद उपस्थित होकर के अपना बयान दे सकते हैं या अपना पक्ष अपने अधिकारियों के माध्यम से राज्यसभा में रख सकते हैं। राज्यसभा जांच कर दिया, अगर राज्यसभा जांच में यह पाया
कि इन पे लगने वाला दोष आधारहीन है तो राज्यसभा फिर अपने सदन में इसको पारित नहीं करेगा। अगर राज्यसभा जांच कर लिया और यह पाया कि इन पे लगने वाला दोष आधारभूत है, मतलब सही है, तो राज्यसभा फिर अपने सदन में पारित करेगा। और अपने सदन में पारित करेगा तो कुल सदस्यों का कितना बहुमत? 2/3। अगर कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा पारित कर दिया तो महाभियोग पारित, और उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से खत्म। क्या समझे ना? यह होती है महाभियोग की पूरी प्रक्रिया। परंतु अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ऐसा नौबत अभी नहीं है। आया भी है ना तो लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, राज्यसभा को भी पहुंचा ही नहीं है। देख रहा हो 364 सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए, 364 सदस्य तुम्हारे पक्ष में चाहिए। संभव है संभव। इसीलिए अभी तो प्रक्रिया बड़ी जटिल है, इसीलिए कभी किसी पे चली नहीं है। समझ में? महाभियोग आया? किधर हो गया? कोई दिक्कत? महाभियोग खत्म, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 खत्म। कल से अब राष्ट्रपति से संबंधित जो भी सब पढ़ा देंगे, यहीं तक रहेंगे।